हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास में। और आज हम बायोकेमिस्ट्री की क्लास में यूनिट इम्यूनोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोकेमिस्ट्री मतलब जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, उसकी केमिस्ट्री के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इम्यूनोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले अपन जान लेते हैं इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वर्ड से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, लॉजी मीन्स स्टडी। तो जो स्टडी कर रहे हैं इम्यून सिस्टम का अपन उसे इम्यूनोलॉजी बोल रहे हैं। अब इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी होस्ट है जिस पर एंटीजन का इफेक्ट हो रहा है, उस एंटीजन के प्रति वो होस्ट कोई रेजिस्टेंस पावर शो कर रहा है, कोई एंटीबॉडी बना रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी कि मेनली जो है कि कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, कोई डिजीज कंडीशन एराइज हो गई, या कोई ऐसा माइक्रोबियल सबस्टांस बॉडी में इंजेक्ट हो गया, इन्वेड हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनाएगी और रेजिस्टेंस पावर शो करेगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है कि कोई भी अनवांटेड बायोलॉजिकल सबस्टांस के अगेंस्ट बॉडी रेजिस्टेंस पावर शो करती है, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है कितने प्रकार की होती है। इम्यूनिटी मेनली इज टू टाइप्स, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी नाम से पता पड़ रहा है कि जन्मजात, ये कंजेनाइटल होती है। जन्मजात मतलब जन्म से ही ये प्रेजेंट रहती है, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को अपन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नेचुरल मतलब ये पहले से ही प्रेजेंट रहती है, प्राकृतिक है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल इन्वेजन नहीं किया जा रहा है, नेचुरल है, ये प्रकृति के द्वारा ही ये प्रोड्यूस हो रही है। तो इसे क्या क्या बोलेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप है अपने पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित मतलब जो अपन गेन कर रहे हैं, इम्यूनिटी को गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी इसको बोलते हैं, और अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अडेप्टिव मतलब गेन करना। अब इसके टाइप्स की बात करें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी जो इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस पावर है, वो अपन को आर्टिफिशियल तरीके से मिल रहा है, तो उसे अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं। मतलब ये जन्म से प्रेजेंट नहीं है, ये बाद में अर्जित की जाने वाली प्रतिरक्षा है। तो ये भी एक दो प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को समझने से पहले अपन बात करते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी कि एक्टिव में जो होस्ट है या पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे, कि जैसे कोई होस्ट है, उसको इन्फेक्शन हुआ मतलब एंटीजन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, उसके अगेंस्ट होस्ट क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, तो होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट में होस्ट के इम्यून सिस्टम को काम करना पड़ा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी पड़ी, तो होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, अपन एक ही बात समझ सकते हैं कि इसके अंदर एंटीजन बॉडी में प्रोड्यूस करता है। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन बॉडी में प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि इसमें जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं रहता है। मीन्स इसमें क्या होगा कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डायरेक्ट क्या करती है, इन्वेड करती है, कि एंटीबॉडी बॉडी के अंदर क्या करेगी, इंजेक्ट की जाएगी। और एंटीबॉडी डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी तो क्या होगा कि होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी होस्ट को मिल रही है, तो होस्ट का इम्यून सिस्टम क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन। तो एक्टिव इम्यूनिटी की पहले बात करें। एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट रहता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे, कि इसमें तो एंटीजन इंजेक्ट होगा। अब एंटीजन दो तरीके से इंजेक्ट हो सकता है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल तो कैसे, कि कोई क्लिनिक के अंदर पेशेंट गया तो उसको कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में प्रवेश कर गया, बॉडी में प्रवेश करने के बाद में उसमें इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये तो हुआ नेचुरल, कि कोई क्लिनिक में या कहीं एनवायरनमेंट में कोई ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे और उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल में डायरेक्ट एंटीजन दिया जाता है, एंटीजन देकर बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है ताकि होस्ट का इम्यून पावर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो नेचुरल में तो अपन एंटीजन डाल नहीं रहे हैं, और आर्टिफिशियल में क्या होगा कि एंटीजन इसमें बॉडी में क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें। पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, ये भी नेचुरल आर्टिफिशियल होती है। अब पैसिव इम्यूनिटी में बात करूं मैं, तो जैसे फीटस जो है, बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर आईजीजी एंटीबॉडी है, वो प्लेसेंटा के थ्रू एंटर कर जाती है किसके अंदर, फीटस के अंदर। और प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी एंटीबॉडी फीटस में चली जाएगी, तो आईजीजी एंटीबॉडी है ना कि एंटीजन। तो आईजीजी एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी किसको मिल रही है, फीटस को मिल रही है, तो ये क्या है, नेचुरल है। जबकि आर्टिफिशियल में क्या होगा, जैसे एग्जांपल एंटी टिटनेस सीरम, एंटी रेबीज सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम। ये सीरम मतलब एंटीबॉडी डायरेक्ट बेबी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है, होस्ट के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, उसमें इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। फर्स्ट जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे इम्यूनिटी के, फर्स्ट था अपना इन्नेट इम्यूनिटी, सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी की डिटेल स्टडी करते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है। इट इज़ द इम्यूनिटी विच इज़ प्रजेंट बिफोर बर्थ, मतलब जन्म से पहले ही बच्चे के अंदर प्रजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनबॉर्न इम्यूनिटी। इट इंक्लूड्स all the defense elements or various types of barriers that prevent the entry of foreign agents into the body। मत मीन्स जो भी होस्ट है उसके ऊपर कोई डिफेंस एलिमेंट्स मिलते हैं उसकी बॉडी के अंदर। डिफेंस एलिमेंट्स मतलब बचाव करने वाले ऐसे तत्व, ऐसे बैरियर्स जो क्या करेंगे, बॉडी में इन्फेक्शन को एंट्री होने से रोकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बात करूं, अपनी स्किन है, उस स्किन पे अगर कोई रप्चर हो गया, कोई वुंड या घाव हो गया, तब इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसको ओपन एनवायरनमेंट मिल जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करने के लिए। लेकिन अगर कोई कट या वुंड नहीं है स्किन पर, तो इजीली कोई भी इन्फेक्शन या कोई एंटीजन बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। तो ये क्या है, स्किन एक तरह से ये फिजिकल बैरियर है। बैरियर मतलब एक बाधा है किसी इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकने के लिए।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे सेलाइवा है, सेलावे के अंदर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइज़ के अंदर मैं बात करूं तो आइज़ के अंदर भी टीयर्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। जो भी कोई धूल मिट्टी कण जो भी है और कोई इन्फेक्शन है, एंटीजन है, अगर आंखों में प्रवेश कर गया तो वो क्या कर देगा, वो टीयर्स के अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनेट इम्यूनिटी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चली जाती है। इट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय जेंडर, एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड जनरल हेल्थ। इंडिविजुअल जो भी होस्ट है उसका रेजिस्टेंस पावर है वो अफेक्ट होता है, किन किन जो फैक्टर है उस पर उसके प्रति प्रभावित होता है इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस पावर, वो जेंडर। जेंडर मतलब गर्ल्स है या बॉयज़ है तो किसका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है। सेकंड इज एज, एज मतलब कि जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो एडल्ट है उनकी इम्यूनिटी बेटर होगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी क्या करता है, एक मेजर फैक्टर है इम्यूनिटी कम या ज़्यादा होने को। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी किसी इंडिविजुअल के अंदर तो उसकी इम्यूनिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। जनरल हेल्थ, जनरल हेल्थ मतलब पर्सन्स वीक है, कमज़ोर है या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम रहेगी। लेक ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि अपन कहते हैं कि कोई पर्सन उसके प्रति ससेप्टिबल है, कि डस्ट है उस डस्ट के प्रति ससेप्टिबल है, मतलब ससेप्टिबल मतलब उस डस्ट को, वो डस्ट के इन्फेक्शन को वो क्या कर रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, उसमें इस अंदर वो रेजिस्टेंस नहीं है, प्रतिरोध नहीं है कि उस डस्ट के इन्फेक्शन को वो क्या करे, सहन कर सके। ठीक है, तो वो क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी होती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी की। मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जो जन्मजात प्रतिरक्षा है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो होस्ट की बॉडी को या इंडिविजुअल की बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के काम आता है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल बैरियर या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सेकंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड इज फेगोसाइटोसिस। स्ट्रक्चरल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर की। स्ट्रक्चरल बैरियर ब्लॉक द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस इनटू द बॉडी। जो भी पैथोजेंस है, माइक्रोबियल एजेंट है, उनकी एंट्री को बॉडी के अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर। जैसे मैं पहले एक आपको बता चुका हूँ स्किन, तो द आउटर लेयर जो होती है स्किन की, वो टफ होती है, वो क्या करेगी, वाटर प्रूफ होती है, जर्म प्रूफ होती है। ठीक है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में जाने से रोकने का काम करती है। सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस माइक्रोबियल एजेंट को या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को या डस्ट पार्टिकल्स को जीआई ट्रैक्ट में जैसे जाएगी, जाने के बाद वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको एडहेर कर लेगी, चिपका लेगी। और चिपकाने के बाद में कि जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है माउथ के थ्रू एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है वो म्यूकस क्या करेगा, उसको कोटेड कर लेगा। कोटेड करने के बाद में या तो वो स्पूटम के थ्रू बाहर आ जाएगा या फिर वो फीकल मटेरियल के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। माइक्रोब्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स आर इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं तो कोई माइक्रोब्स है या स्मॉल पार्टिकल्स है उसको अपन इनहेल कर लेते हैं, मतलब अपने सांस के थ्रू वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ तो अरेस्ट हो जाते हैं, कहाँ पर, जो अपने नाक के अंदर नेजल चेम्बर के अंदर हेयर प्रेजेंट है वहाँ पे रुक जाएंगे।
वहाँ नहीं रुकेंगे तो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी, वो म्यूकस सिक्रेट करेगी, वो म्यूकस सिक्रेशंस जो है उस फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करेगी, एडहेर कर लेगी। एडहेर करने के बाद में उसको वापस एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा थ्रू द कफ के थ्रू। कफ के थ्रू एक्सपेल आउट करने के बाद में वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइज़ की। आइज़ भी एक स्ट्रक्चरल बैरियर का काम करता है कि मूवमेंट ऑफ आईलिड्स एंड टीयर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्लशिंग अवे द डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स। जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल आँखों के पास में आता है तो आँखों की जो पलक होती है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्या होगा, झपक जाएगी, ताकि वो फॉरेन पार्टिकल्स आँखों के अंदर एंट्री नहीं कर सके। फिर भी अगर वो फॉरेन पार्टिकल्स अंदर चला गया आँखों में तो टीयर्स जो है वो टीयर्स प्रोड्यूस होंगे और उस टीयर्स के साथ में वो फॉरेन पार्टिकल्स बहकर बाहर एक्सपल हो जाएंगे। तो ये तो थे स्ट्रक्चरल बैरियर। इन्नेट इम्यूनिटी का फर्स्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चरल बैरियर का अपन स्टडी कर लिए। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसको केमिकल सिक्रेशंस होते हैं इसके अंदर। केमिकल सिक्रेशंस मीन्स मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट कि द ऑयल एंड स्वीट प्रोड्यूस्ड बाय स्किन ग्लैंड्स कंटेन फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड विच आर बैक्टीरियोसाइडल इन एक्शन। कि अपनी बॉडी की जो स्किन है, स्किन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, वो फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड का सिक्रेशंस करती है जो एक बैक्टीरियोसाइडल एजेंट होते हैं। वो बैक्टीरियोसाइडल क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ठीक है, जैसे अपनी बॉडी की स्किन से क्या होगा, स्वीट्स जो है, पसीना जो है वो सिक्रेट होगा और उसके अंदर फैटी एसिड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, वो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी के होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर लाइसोजाइम्स। ये लाइसोजाइम्स स्वीट्स, टीयर्स, सेलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहता है और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। स्वीट्स के अंदर भी रहेगा लाइसोजाइम एंजाइम, टीयर्स के अंदर, आँखों के आंसू के अंदर और सेलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। केमिकल सिक्रेशंस है ये, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इनकी होती है। एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक एंड वेजाइना। स्टोमक की और वेजाइना की एसिडिक पीएच है, ये भी क्या करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करने का काम करती है। एसिडिक पीएच पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो स्टोमक के अंदर एचसीएल के सिक्रेशंस के कारण पीएच कैसी रहती है, एसिडिक रहती है। और वेजाइना में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके कारण क्या होगा, एसिडिक पीएच रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सिरुमिन, नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो है सिरुमिन। सिरुमिन्स ये है जो कान है, अपने ईयर्स है, उसके अंदर ईयर वैक्स प्रेजेंट रहता है। ईयर वैक्स ये है, ये सिरुमिनस जो ग्लैंड होती है ईयर के अंदर वो सिक्रीट करती रहती है। और जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स ईयर के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो ये सिरुमिनस ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएगी और सिरुमिन सिक्रेशंस करेगी और उस फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप्स कर लेगी। ट्रैप्स करके उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। और उस सिरुमिन का एक्शन कैसा होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्शंस होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फेगोसाइटिक कंपोनेंट्स। फेगोसाइटिक जो अपन तीन कंपोनेंट्स पढ़े थे, स्ट्रक्चरल बैरियर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स या फिजियोलॉजिकल बैरियर, और थर्ड है फेगोसाइटिक कंपोनेंट। फेगोसाइटिक कंपोनेंट में क्या होगा, बॉडी में फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होगी और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।